कहते हैं कि सांच को आंच नहीं तो फिर जांच क्यों नहीं। ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष से यह सवाल पूछना बड़ा लाजमी बन जाता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को ग्रीन सिग्नल अर्थात हरी झंडी दिखा दी है और कल से सर्वे का काम शुरू भी हो गया है। लेकिन अपने ऑर्डर में कोर्ट ने जो कहा है वो काफी महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। कोर्ट ने कहा कि न्याय के हितों के लिए साइंटिफिक सर्वे बेहद जरूरी है, इसलिए वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन फैसले से मुस्लिम पक्ष और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता बड़े बेचैन हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि देश में जो हालात बन रहे हैं वो बिल्कुल कायदे के नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोर्ट के फैसले को भी वो चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप गढ़ी तो कह रहे हैं कि सर्वे के पीछे राजनीतिक एंगल है, मुस्लिम पक्ष फैसले के बेहद खिलाफ है, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सवाल है कि सर्वे के सत्य से इतना डर क्यों है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्या? तो परेशानी क्या है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार में आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं कि सत्य की लड़ाई से मिले तथ्यों का विश्लेषण। पहला फैक्ट, ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी यहां पर जुड़ेंगे जो राय देंगे। मेरे साथ दूसरा तथ्य है, ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर 1993 तक होती थी मां श्रृंगार गौरी की पूजा और अभी भी साल में एक बार यानी जब चैत्र नवरात्रि आती है तब भी पूजा होती है मां श्रृंगार गौरी की। दूसरी कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां मां श्रृंगार गौरी, जिसकी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो? अगर कोई हो तो बताइए। चौथा बड़ा तथ्य, मसीरे आलमगिरी में काशी में मंदिर विध्वंस का साफ साफ जिक्र है। पांचवा बड़ा तथ्य, स्कंद पुराण में काशी खंड में ज्ञानवापी मंदिर का जिक्र है। लेकिन बड़ा सवाल, मैं स्वामी दीपांकर को बोलूंगा वो इधर आए। बड़ा सवाल यह है, क्या ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? स्वामी दीपांकर मेरे साथ आ चुके हैं। स्वामी दीपांकर, आपका अभिनंदन है और सवाल मेरा बहुत सीधा है आपसे। आखिरकार मां श्रृंगार गौरी की पूजा 1993 से पहले निरंतर होती थी। अब भी साल में जब चैत्र नवरात्रे आते हैं, व्यूअर्स आपके लिए जब अक्टूबर नवंबर के नवरात्रे आते हैं, अक्टूबर के नवरात्रे जब आते हैं तब ये मां श्रृंगार गौरी की तब भी पूजा होती है। 1993 तक होती आई थी। 93 में मुलायम सिंह सरकार ने इसको बंद करा दिया। जो वहां के पूजा करने वाले थे व्यास जी, उन व्यास जी का कहना यह है कि हम लोगों की आस्था इसमें थी, परंतु किसी दबाव के कारणवश, किसी विचार के कारणवश हमको यहां से उठाकर फेंक दिया गया, सेक्युलरिज्म के कारण। हाँ, जो एक साल में हम पूजा करा करते थे अब वो भी हमें करने का अधिकार नहीं रहा, इसीलिए इस पे प्लेसिबो वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन एक सवाल, अगर ये सर्वे होगा तो माहौल खराब हो जाएगा, अगर ये सर्वे होगा तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, अगर ये सर्वे होगा तो क्या हो जाएगा, क्या तूफान खड़ा हो जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल चश्मे से देखना चाहिए इसको। हाँ, मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि और विलंब हो, क्योंकि न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते 37,000 दिन हो गए और शायद 37,000 दिन बहुत ज्यादा होते हैं या बहुत कम होते हैं, अभी थोड़ा सा और होना चाहिए। मगर मैं इतना सा साफ कहूंगा, आपने इतने दौरे करे होंगे, किसी मस्जिद की दीवार में इस तरह के आपने ज्ञानवापी कूप आपने देखा हो, त्रिशूल बने हुए देखे हो, आकृतियां देखी हो, ब्रह्मकाल का दर्शन देखा हो? ये ब्रह्मकाल का दर्शन है, ये ब्रह्मदल कमल कहा जाता है इसको, जो हम लोग देख रहे हैं। और मैंने आज तक किसी मॉस्क की दीवार पर ना तो बजी हुई घंटियां देखी है, ना कमल देखा है, ना वराह की प्रतिमा देखी है, ना बुत देखे हैं जहां बुत परस्ती गुनाह है, और ना मैंने घंटियां, ना मैंने त्रिशूल देखा है, जैसे सीएम ने कहा था कि त्रिशूल का मस्जिद में क्या मकाम है। तो ये सब चीजें देखी नहीं है। और जो पश्चिम की दीवार है, पश्चिम की दीवार पर बनी हुई नक्काशी और आध्यात्मिक चित्रण का वर्णन बहुत स्पष्ट करता है कि ये मंदिर है, ये मंदिर है। ये आपकी राय है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का अपना कहना है, सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है ये आपको बड़ी स्क्रीन पर इस समय दिखा देते हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और वकील है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ वारिस पठान है, पेशे से वकील है, AIMIM के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है, पेशे से ये भी वकील है और इस्लामिक और सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ शादाब चौहान जुड़ रहे हैं, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं,
जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। स्वामी दीपांकर, अगर आपको एक सवाल पूछना हो तो किससे पूछेंगे, बताइए। मेरा पहला सवाल मुफ्ती मंजूर जियाई जी से होगा जी। कि किसी एक मस्जिद की दीवार पर जियाई साहब बताएं कि उन्होंने देवनागरी भाषा लिखी देखी है, संस्कृत में श्लोक लिखे देखे हैं? जवाब ले लेते हैं जियाई साहब, जवाब। देखें महाराज दीपांकर जी, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस मस्जिद में पिछले 500 साल से ज़्यादा अरसा हो गया नमाज पढ़ते आए हैं जी। और जब इसकी मस्जिद होने पर सवाल उठाया जाएगा और इसे मस्जिद ना कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल शिकनी होगी एक समुदाय की। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद पर स्वास्तिक के निशान नहीं देखे जाते, कहीं पर त्रिशूल के निशान नहीं देखे जाते, लेकिन इस बात को भी बहुत वाज़ेह तौर पर मानना पड़ेगा कि सदियों से जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है वो आपकी निगाहों के सामने है और क़ानूनी तौर पर भी वहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और फिर जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है उसको अगर आप मस्जिद भी ना कहें तो फिर क्या कहेंगे? मस्जिद भी ना कहें तो क्या कहें। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है और थंपिंग मेजॉरिटी से पास हुआ है। यूपीए को यह पहला झटका है, जब से यूपीए का नया नामकरण हुआ है उसके बाद यह पहला झटका है। मैं सीधा गौरव भाटिया का रुख कर सकता हूं। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। बीजेपी का कहना था पहले से बड़ा नंबर होगा, शायद वही दिख रहा है। 315 का आंकड़ा एनडीए क्रॉस कर गया है और दूसरी तरफ शायद 100 वोट पड़े हैं। बहुत बड़े अंतर से बिल पास हुआ है। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है, जिसको लेकर बड़ी हाहाकार मची हुई थी। मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया, एक तरफ आप दिल्ली सेवा बिल पास करा रहे हैं और दूसरी तरफ काशी में आप बवाल करवा रहे हैं, तो दोनों सवाल ये आपसे विपक्ष पूछ रहा है। गौरव भाटिया। अमीर जी, मैं तो कहूंगा चाहे दिल्ली का ये सेवा बिल हो जो पास हुआ है, ऐतिहासिक है, और उसी तरह से अगर 5 हमारी महिला बहनें बाहर आती हैं और न्याय संगत तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, उसको आप कहेंगे सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, तो मैं फिर सवाल पूछूंगा कि ये कैसा प्रश्न आपने पूछा है मुझसे। मैं एक बात जरूर मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला आप बवाल कर रहे हैं, ये विपक्ष कह रहा है। और मैं बता दूं, ऑपोजिशन ने वोटिंग नहीं करी है इस बिल के अंदर, ध्वनि मत से पारित हो गया है बिल और एनडीए का आंकड़ा शायद 320 से भी बड़ा था, इसलिए शायद वोटिंग नहीं करवाई गई है। बहुत बड़े अंतर से पास हुआ है बिल। लेकिन गौरव भाटिया, बड़ा बवाल विपक्ष कह रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी तो एक तमाचा पड़ा है। अभी संसद में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी ना और नरेंद्र मोदी जी शेर की तरह दहाड़ेंगे तो दूसरे गाल पे भी थप्पड़ ही पड़ेगा। इनको इनकी राजनीतिक हैसियत पता चलेगी। लेकिन जो आज का विषय उस पे आते हैं। अमीर जी, एक बात देखिए समझ में नहीं आती है। आज उच्च न्यायालय ने भी एक फैसला दिया। उच्च न्यायालय का फैसला अगर आप पढ़े, वो कहते हैं सर्वे हो जाना चाहिए, सर्वे करा दो। अगर मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि हाँ जी, हाई कोर्ट का फैसला आया, आपने कुछ कहा? हाई कोर्ट का फैसला आया ना, हाई कोर्ट का, आपने उच्च न्यायालय बोला, हाई कोर्ट का फैसला। हाँ, तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ही होता है। जी जी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। आई गेट योर पॉइंट। धन्यवाद। हाँ जी, तो अमीर जी, मैं ये कह रहा था, देखिए आज जो बड़ी बात आई है वो हमें समझनी होगी। अगर उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सर्वे करा लो, तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब आज ये लोग दूर भाग रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं सर्वे मत कराओ, और मैं बताता हूं क्यों। ये वो लोग हैं, सर तन से जुदा से डर नहीं लगता है साहब, सर्वे से डर लगता है, क्योंकि सच्चाई बाहर आ जाएगी। वो जो ओम है, जो घंटियां हैं, जो वहां चिन्ह है, जो सारा कुछ सच्चाई है, वो बाहर आई तो ये लोग कहां जाएंगे? ये सिद्ध हो जाएगा कि आक्रांता आए थे, सहिष्णु हिंदू को सताने का प्रयास हुआ, मंदिर को तोड़ा और मंदिर को तब भी नष्ट नहीं कर पाए। ये ताकत है हिंदुत्व की। दूसरी बात, आप ये समझिए, सर्वोच्च न्यायालय
ये लोग गए थे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अमित जी एक और बड़ी बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां पे शिवलिंग मिला है वो स्थान सुरक्षित कर दिया जाए। सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय सम्मान करता है, उच्च न्यायालय सम्मान करता है। मैं तो कहता हूं जो योगी जी ने कहा उसको ध्यान से सुने। अगर एक ऐतिहासिक भूल आपके पूर्वजों ने कर दी, आत्मचिंतन करिए, पश्चाताप करिए, ग्लानि होनी चाहिए, माफी मांग लीजिए और कहिए कि हाँ, हिंदू समाज जो हमारे भाई हैं उनको ये परिसर पूरा का पूरा मिलना चाहिए। वारिस पठान रिएक्ट। देखिए अमीश भाई, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि वहां पर सर्वे करना चाहिए। उस फैसले के अगेंस्ट में मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन ट्रस्ट के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, पाशा साहब ने ईमेल किया, चीफ जस्टिस ने कहा अब लुक इनटू करेंगे मैटर। अब मुझे पता नहीं कि उस मैटर का फाइनल फैसला क्या हुआ है। अब जो भी आएगा वो तो पब्लिक के सामने होगा, पर हम तो पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि 600 साल से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। वहां पर कुछ ये नहीं था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया था, उसका मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन इंटेंशन यही था कि भाई जो 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी इस तरह के धार्मिक स्थल है, मॉन्यूमेंट है या चर्चिज हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी, उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और वो कानून अब तक रिपील हुआ नहीं है, वो कानून अब तक एक्शन में। तो इस तरह का सर्वे करा के आप देश के माहौल को खराब करना चाहते हो, आप फिर से देश को 90s के एरा में लेके जाना चाहते हो, जहां हमने दिखा था कि बाबरी मस्जिद के वक्त क्या हुआ था। इसी तरह का मामला हुआ, अचानक से रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई थी अमीश भाई, उसके बाद में ताला खोल दिया गया, एक हलफनामा दाखिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, मगर एक षड्यंत्र रच के 6 दिसंबर के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जो देश के अंदर हम उसको काला दिवस बोलते हैं, ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री। तो हम नहीं चाहते कि फिर से उसी एरा के अंदर चले जावे। मोहन भगवत साहब ने खुद ने कहा था, जो आरएसएस के इंतही संचालक है, कि अब बाबरी हो गया, अब हम काशी मथुरा के पीछे नहीं जाएंगे। साफ रीत से उन्होंने कह दिया, क्योंकि उनको पता था कि देश के अंदर से फिर से इस तरह का माहौल खराब हो सकता। मगर बीजेपी को तो 2024 की तैयारी करना है ना, तो आ गए गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद। अब दंगे के अंदर अगर आप देखो तो जहां जहां बीजेपी के शासन है, चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, दोनों जल रहा है। मणिपुर में तो सर्वोच्च न्यायालय बोलते सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां पे टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका। अब हरियाणा के अंदर आप देख लो, नूह के अंदर भी क्या हो रहा है। गौरव भाटिया होम मिनिस्टर खुद ही वहां पे बोल रहे हैं कि मंदिर के अंदर बंधक गौरव भाटिया रिप्लाई। अरे राव इंद्रजीत एमओएस, उनको टाइम मिलेगा। राव इंद्रजीत एमओएस बोलते हैं कि आप यात्रा में जाइए, मगर आपको हथियार, बंदूक, तलवार ले जाने का किसने अधिकार दिया था? देखिए, इस तरह की घटना नूह के मामले में आज का वो विषय नहीं है। नूह के मामले में दोनों तरफ से एफआईआर है और प्रशासन ने दोनों तरफ की एफआईआर करी है। जो दंगा भड़का उसकी भी एफआईआर करी है, जो मस्जिद को निशाना बनाया गया उस पर भी एफआईआर हुई। कंप्लीट नहीं, यू मेड योर पॉइंट सर। 10 सेकंड में बात टोटल कंप्लीट। आप 15 सेकंड ले लीजिए, पॉइंट बाकी है, इंपॉर्टेंट 15 सेकंड ले लीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए। बराबर अमीश भाई, आपको, आपकी, मेरी, गौरव भाटिया की, तमाम पैनलिस्ट की जवाबदारी बनती है कि एक मैसेज दें कि पीस मेंटेन रखो, वायलेंस का खंडन करना चाहिए अपने सबको। मगर वहां तो कुछ अजब ही बात हो रही है। तलवार, मोनू मलेसर इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया जा रहा है। 170 दिन हो गए जुनैद और नसीर की हत्या किए हुए, कोल्ड ब्लडेड उनको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया। और जो मुख्य ठीक है, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट मोनू मानेसर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों के लिए मोनू मानेसर होता होगा जिसमें वो कहानी और कविताएं लिखते होंगे। मेरे लिए मोनू मानेसर इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। मेरा देश इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मेरे देश के देश इंपॉर्टेंट है, देश का ही तो मुद्दा है ये, देश का ही तो मुद्दा है। ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड शार्प रिबटल, देन आई विल गो टू स्वामी दीपांकर एंड आई विल गो टू रिजवान अहमद एंड शादाब चौहान। गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए अमीर जी, आपके कार्यक्रम में मैं बताता हूं, 2 तरह के वकील होते हैं। जैसे एक रिजवान भाई हैं, पढ़ते लिखते हैं। दूसरे बैरिस्टर ओवैसी साहब है, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल कुरान पढ़ते हैं। और उन्हीं के यहाँ पे प्रवक्ता महोदय ने आज का ऑर्डर नहीं पढ़ा, मेरे हाथ में है, शायद मैंने पढ़ा है, रिजवान भाई ने भी पढ़ा होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी थी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकारा नहीं। पॉइंट नंबर 1, इसलिए कम से कम आदेश पढ़ा करो, कोर्ट में आस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां मुफ्ती साहब बैठे थे, उन्होंने आपकी डिबेट में कहा 500 साल से, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। मुफ्ती साहब ने आपकी डिबेट में 5 मिनट पहले कहा 500 साल से जो है हम नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे, और उसके बाद वारिस पठान ने कहा 600 साल से पढ़ रहे हैं।
मतलब 5 मिनट में 100 साल बढ़ा दिए हैं। आप सोचिए कि कितना लंबा छोड़ते हैं। इनका नाम तो फेंकू रखना चाहिए कि आप तथ्यों पे भी एक नहीं है, जो मन में आता है नगर बोलते रहते हैं। लेकिन ओवैसी जी से मैं एक बात जरूर कहूंगा, अरे भाई मुझे मेरा नाम मोदी नहीं रखना। वारिस भाई बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं आपके बीच में बोला नहीं, शालीनता से आपकी बात सुनी मैंने। मैं एक संदेश आपको दे रहा हूं और ये ओवैसी जी को बता दीजिएगा। ओवैसी जी ने हमारे शिवलिंग को फुव्वारा बोला था और मैं ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनकी आस्था अगर कुरान में है, अल्लाह में है, उनको चोट लगे या दर्द हो, लेकिन ओवैसी जी से कहिएगा अपनी जबान चलाने से पहले सोचा जरूर करे कि वो 100-120 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं और उन्होंने शपथ ली है कि संविधान की रक्षा करेंगे। ये कैसा सांसद है जो अपने ही भाइयों के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देता है? जवाब सुनिए गौरव भाई, जवाब सुनिए। 400 साल है, 500 साल है या 600 साल है, वहां पे इतने बरसों से नमाज हो रही थी, ये फैक्ट है। वहां पर एक वजू खाना है, ये फैक्ट है। और ओवैसी साहब ने भी कहा, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में भी कहा था कि वो फुव्वारा है, आप उसको झुटला नहीं सकते। उसको वहां पर से डर क्यों लगता? नहीं, डर सर्वे से नहीं, डर तुम्हारी नीयत से लगता है। चेतावनी दे रहा हूं अमीर जी, मुसलमान इंसान अगर इन्होंने फुव्वारा बोला, मुसलमान इंसान संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात गलती मत कर देना। मैं तो बोल रहा था उखाड़ के फेंक देंगे, मत करना ये गलती। कोर्ट ने कहा है क्या? फुव्वारा बोलने वाले क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा उसको प्रोटेक्ट करिए। तीसरी कोर्ट में वकीलों ने ट्रस्ट ने कहा है कि वहां पर कोर्ट में आर्ग्यू किया है लोगों ने, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, मुस्लिम पक्षकार ने पक्ष रखा है कि वहां पर वजू खाना है, वहां वजू होता है, वहां वजू होता है। अब आप बोल रहे थे, देखिए अच्छी बात है क्या गौरव, मैं तो खामोशी से सुन रहा था। और सुन लो, वो भगवान शिव है। सुनिए आप वकील किस तरह के मेरे को पता है, आप छोड़िए। तो जो पापी होते हैं, जो गद्दार होते हैं, कोई भी फेंकू इंसान की बात से मैं सहमति नहीं रखता हूँ। ऐसा ना हो तुम लोग भस्म हो जाओ। नहीं, हाँ वो जो भस्म हो जाओगे। नहीं, वो तो ऊपर वाला देखेगा कौन भस्म होता है और कौन नहीं होता, वो ऊपर वाला के हाथ में। 15 आप डिसाइड करने वाले नहीं, अल्लाह डिसाइड करेगा कौन भस्म होने वाला है, कौन बर्बाद होने वाला है, कौन तबाह होने वाला है। वो वक्त से कहता हूँ, कोई किसी का वक्त एक रहा नहीं है, ना रहेगा। कोई वक्त का सिकंदर बचा नहीं, जो बचेगा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। शिवलिंग बोलो भाई, क्यों बोलूं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मत सुप्रीम करो। कोर्ट ने बोला, अमीर जी, जो सुप्रीम कोर्ट सारा बोलेगा, जो पूरे मैं भारत के नागरिक है और हिंदू समाज है, ये देख रहा है, ऐसा जवाब देगा। ये देश संविधान से चलेगा, ठीक है, मैं चलेगा ना मेरे फेस से चलेगा। जो आए थे वो तो कोर्ट जवाब देगा ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जवाब की औलाद मत बनो। औरंगजेब हमारे लिए पूजनीय नहीं है, तुम्हारे लिए होंगे। ठीक है, मैं ना कोई औरंगजेब है, ना तो कोई औरंगजेब है, ना कोई और, लेकिन आक्रांताओं के साथ खड़ा होने का हमारा कल्चर भी नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है आक्रांताओं के साथ खड़े होने की। रिजवान अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन, रिजवान अहमद एंड शादाब चौहान, रिजवान अहमद फर्स्ट। ओके सर, you made your point. Mr. Bhatia, Waris Pathan, you made your point. Rizwan Ahmed, it's your time. I will give you 1.5 minutes. You can make your point. But देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ASI का सर्वे अब हो रहा है और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ASI का सर्वे ना हो। अगर कोई तकलीफ होती है तो सीधा कहा जाता है कि जांच कराई जाए और जांच कराई जाए और उसका एक सोल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन उस जांच में ही तकलीफ है, जांच ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे काम चलेगा? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। वारिस भाई ने बोला कि ये 2024 की तैयारी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, उनको इतना करेक्ट कर दूं कि भाजपा अयोध्या, मथुरा, काशी की लड़ाई अपने मैनिफेस्टो में तब से लेके आ रही है जब उनके 3 सांसद थे। 3 हुए, फिर 85 हुए, फिर 120 हुए, फिर शायद 160 हुए, फिर 182 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते वो यहां तक पहुंचे हैं। तो यह तय है कि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो और अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करी, जबकि एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा के मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए, जनता ने इनको नकार दिया है। तो इनकी भाजपा की इतनी छोटी सोच नहीं है वारिस भाई कि ये 24 के हिसाब से चल रहे हैं। ये इनकी नीति है जिसका आप सम्मान करिए, भले आप एग्री करिए या ना करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जियाई भाई ने बोला
कि भाई वहां पर इतने दिन से नमाज पढ़ी जा रही है, 500 साल 600 साल की, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अब नमाज पढ़ी जा रही है तो उसको मस्जिद ही कहेंगे ना। जियाई भाई, यहां पर आप थोड़े से टेक्निकली गलत हैं। अगर किसी मैदान और सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो हम उसको मस्जिद नहीं कहते। अगर नमाज मस्जिदी में पढ़ी जानी है और उस जगह को मस्जिदी कहना है तो आज आप अहद कर लीजिए कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़नी बंद कर दे। तीसरी बात, अभी दोनों भाइयों ने 500-600 साल बोला, जिस बात को भाटिया भाई ने पकड़ा। मेरा एक मोटा सा सवाल है अमीश भाई, अगर सनातन संस्कृति 500 साल से नहीं है, यानी 100, 200, 300 साल पुरानी है, तब तो यह आर्गुमेंट ठीक है कि भाई वहां नमाज 500 साल से पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति 500 साल से पुरानी है तो फिर इस पर सर्वे होना चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं कि 500 साल से पहले वहां मंदिर था। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन बिल संसद में पास हो गया है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। शादाब चौहान, आपको टाइम नहीं मिला, मैं ब्रेक के बाद आपको टाइम दूंगा। लेकिन बड़ी खबर है काशी विश्वनाथ को लेकर, बड़ी खबर है। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। क्योंकि नूह में हुई हिंसा में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई थी। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। समिति 21 जुलाई से 31 जुलाई तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट की जांच करेगी। इस दौरान अगर किसी ने कुछ भी भड़काऊ पोस्ट किया है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूह और आसपास के जिलों में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए नूह समेत कई जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 से चौंकाने वाली एक और खबर भी सामने आई, जिसमें वहां की एक दुकान की छत में पेट्रोल बम मिला। पुलिस के मुताबिक इन्हीं पेट्रोल बम के जरिए वहां की दुकानों में आगजनी की गई थी, जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक दुकान की छत पर पेट्रोल बम पड़ा दिखा, जो पुलिस के मुताबिक जिंदा बम था, जो खुद तो जल गया लेकिन उस दुकान को जला नहीं पाया। लेकिन पुलिस का दावा है कि ऐसे ही कई पेट्रोल बम के इस्तेमाल से उपद्रवियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 70 में आग का तांडव मचाया और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अगली सुबह वहां राख और जले सामान का ढेर दिखा। इस झुग्गी के ऊपर आप एक पेट्रोल बम देख पाएंगे और ये जिंदा पेट्रोल बम है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और वहाँ की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि नूह से शुरू हुई हिंसा की आग की जद में गुरुग्राम भी आ गया। नूह में 2 दिन पहले निकली शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की घटना को हरियाणा सरकार ने साजिश करार दिया। हरियाणा के गृह मंत्री के मुताबिक ये हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि पहले से ही इसकी तैयारी की गई। हरियाणा सरकार ने नूह में हुई हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। जिस तरफ गोलियां चलाई ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। नूह में भड़की हिंसा के जो वीडियो सामने आए उसमें लोग सड़क पर उतरकर पथराव करते दिखे, तो वहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि बवाल के वक्त हथियार लहराए गए और गोलियां चलाई गईं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने इस हिंसा को साजिश करार दिया। उधर नूह हिंसा के बाद आसपास के इलाकों में हिंसा भड़की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह से काबू में। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि हरियाणा सरकार ने केंद्र से एक हफ्ते के लिए 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कंपनीज मांगी हैं। इन अर्धसैनिक बलों को नूह के साथ लगे जिलों में तैनात किया जाएगा। पलवल, फरीदाबाद में 2 और सीएपीएफ की 1 कंपनी गुरुग्राम में तैनात होगी। 20 कंपनी पैरामिलिट्री की केंद्र के तरफ से आई थी, उनमें से 14 कंपनी नूह में हमने रखा है। नूह में सुरक्षा कड़ी है। 6 आईपीएस अधिकारियों की टीम को नूह जिले में पहले ही तैनात किया गया है। जहां जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि नूह हिंसा मामले में मोनू मानेसर की भूमिका की जांच शुरू हो गई और आरोप लगा कि मोनू मानेसर के एक वीडियो के बाद ही नूह में हालात तनावपूर्ण बन गए, जिसके बाद वहां बवाल हुआ। और अब पुलिस नूह में हुए हिंसा और बवाल में मोनू मानेसर की भूमिका की जांच में जुट गई। मोनू मानेसर की तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसको भी पकड़ के अरेस्ट करा जाएगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने मोनू मानेसर के उस वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुए विवाद पर अपनी बात रखी। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है। क्योंकि आरोप लगा कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर की मौजूदगी की खबर के बाद नूह में हालात बिगड़ गए और फिर वहां बवाल हो गया।
नूह में हिंसा के बाद के पीछे साजिश का शक जताया जा रहा है। नूह में जो एफआईआर हुई है उसमें भी साजिश का शक और ज्यादा गहराता है। CNN न्यूज 18 के हवाले से खबर है कि एफआईआर में सुनियोजित षड्यंत्र की बात कही गई है। नूह में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर में कहा गया है कि हमला करने वाली भीड़ में शामिल लोगों ने हमला करने से पहले नारे लगाए थे। एफआईआर के मुताबिक तावड़ू गांव की तरफ से करीब 600 से 700 उग्र असामाजिक लोगों की भीड़ ने नारेबाजी की। भीड़ चौक पर आई और पथराव कर दिया। एफआईआर में पुलिस ने हिंसा को सुनियोजित साजिश करार दिया। वहीं राज्य सरकार को भी हिंसा में साजिश नजर आ रही है। किसी न किसी ने तो इंजीनियरिंग की है, जो इतने बड़े स्तर पर वहां पर हिंसा हुई, इतने बड़े स्तर पर गोलियां चलाई गई, छतों पर पत्थर रखे गए। वहीं एक और एफआईआर में साइबर सेल पुलिस स्टेशन पर हमले की पूरी कहानी बताई गई। नूह हिंसा में अलग अलग थानों में 41 एफआईआर दर्ज हैं। 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 60 लोग घायल हो गए। नूह हिंसा मामले में शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों पर सवाल उठ गए। हरियाणा के डिप्टी सीएम के मुताबिक शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से नूह में बवाल हो गया और फिर पथराव और आगजनी की घटना हुई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों पर सवाल उठा दिए। आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। वहीं दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद कांग्रेस हरियाणा सरकार पर हमलावर नजर आई। प्रशासनिक विफलता की बात केवल हम ही नहीं, चाहे उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी ने भी कही है। ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि इससे पहले नूह हिंसा मामले को हरियाणा सरकार ने साजिश करार दिया। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के दौरान हैरान करने वाला एक वाकया पेश आया, जिसका वीडियो भी सामने आया और आरोप है कि वहां भड़की हिंसा के दौरान कुछ लोग जबरदस्ती एक शोरूम में घुसे और वहां से करीब 250 मोटरसाइकिलें उठा कर ले गए। और उपद्रवी यही नहीं रुके, उन पर आरोप है कि उन्होंने गोदाम का ताला तोड़ा और वहां से मोटरसाइकिलें लूटी, जिनमें कुछ मोटरसाइकिल को उन्होंने आग के हवाले कर दिया, तो कुछ मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर उन्हें कबाड़ में बदल दिया और कुछ मोटरसाइकिल तो सड़क पर और पानी में यहाँ वहाँ फेंक कर वो फरार हो गए। गोडाउन का ये लॉक तोड़ा है और फिर बाइक यहाँ से उठानी शुरू कर दी है। उस शोरूम के मालिक का आरोप है कि उपद्रवियों ने वहाँ से करीब 250 मोटरसाइकिलें लूटी और उन्हें नुकसान पहुँचाया। बलवाई थे, उन्होंने जगह जगह तांडव मचाया। हालांकि नूह में भड़की हिंसा के बाद राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से है। हिंसा के बाद हरियाणा में हालात सामान्य हैं। हालांकि नूह में इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। 5 अगस्त तक 6 जगहों पर इंटरनेट पर रोक लगी रहेगी। नूह में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय बलों की 5 CAPF कंपनियां मांगी हैं। तो नूह में तनाव बरकरार है। हालांकि हालात तेजी से सुधर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड में है। हरियाणा सरकार ने 5 अगस्त तक नूह, फरीदाबाद, पलवल जिलों के साथ साथ गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। नूह में कानून व्यवस्था और पुख्ता करने के लिए हरियाणा सरकार और जरूरी कदम उठा रही है। कार्रवाई हो रही है ना, 30 कंपनियां हरियाणा की हमने नूह में डाल रखी है। 20 कंपनियां केंद्र से हमें मिली, वो हमने डाल रखी है। वह इंडियन रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर भौंडसी से नूह में शिफ्ट किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में हिंसा के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 5 CAPF कंपनीज की मांग की। वहीं फरीदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिजर्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। इधर नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लगा दी गई और वहीं नूह में हालात पर काबू पाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। और हिंसा के 2 दिन बाद जो तस्वीर नूह से सामने आई, उसमें वहां के अलग अलग इलाकों में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात दिखी, तो वहीं सभी दुकानें बंद नजर आई। इसके साथ ही सड़क पर सन्नाटा पसरा दिखा। हालांकि कुछ लोग सड़क पर नजर आए, लेकिन पुलिस की पैनी नजर उन पर बनी रही। वहीं नूह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में धारा 144 लगा दी गई। इसके साथ ही नूह और गुरुग्राम के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई। वहीं ताजा हालात को देखते हुए नूह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई। नूह में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वहां संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान नूह का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई, जिसके तहत 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर नूह में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी करने का आरोप लगा।
जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नूह में हुए बवाल में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस छापेमारी कर नूह का माहौल खराब करने वालों की गिरफ्तारी में जुट गई और वहां हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की 14 कंपनी नूह में तैनात की गई। पुलिस की 3 कंपनी पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में तैनात की गई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इसी बीच ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी गई। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की संस्था की ओर से दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि ज्ञानवापी परिसर को सील किया जाए ताकि वहां कोई नुकसान न हो। कि तत्काल प्रभाव से मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी परिसर में वर्जित हो। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सूत्रों ने दावा किया कि 2024 में 16 से 24 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। खबर है कि प्रधानमंत्री का समय इन्हीं तारीखों के लिए मांगा गया और अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर और इस समय के व्यूअर्स बड़ी खबर यानी ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि ज्ञानवापी में सर्वे पर बड़ी खबर है। कल सुबह 7 बजे से ही सर्वे शुरू हो जाएगा। कल सुबह 7 बजे होगा सर्वे शुरू। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यह है, सुबह पहुंचेगी एएसआई की टीम और उसके बाद साक्ष्य आएंगे सामने। 30 लोगों की टीम ऑलरेडी बनारस यानी काशी वाराणसी में मौजूद है। हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद यह सर्वे हो रहा है। ज्ञानवापी सर्वे पे यह बड़ी खबर है। शादाब चौहान, जो बात रिजवान अहमद ने बोली उसका जवाब और जो बात अब ये सर्वे होने जा रहा है कल, तो सर्वे पर तो जांच ही होगी और जांच से आंच क्यों होनी चाहिए? अगर कुछ नहीं होगा तो कैसे निकल के आएगा? अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद के अवशेष मिलेंगे और गौरव भाटिया को और स्वामी दीपांकर को मुंह की खानी पड़ेगी, बोलती बंद हो जाएगी इन लोगों की। नहीं देखिए अमीश जी, हाँ, अब सुन लीजिए, मुझे अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दीजिए जैसा सबको मिला है। जी सर। देखिए, भारत रूल ऑफ लॉ से चलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो कानून बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो अभी भी कायम है। और जब वाराणसी कोर्ट का जजमेंट आया हमने उससे डिसएग्री किया और उससे हायर कोर्ट को हम लोग गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे ही वर्डिक्ट आया मैंने तुरंत ट्वीट करके कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद निजाम पाशा साहब ने उस चीज को अपडेट भी कर दिया है। तो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ तक हम लोग अपनी मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। या नमाज होती रही है, इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि नमाज होती रहेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत को यह फैसला भी देना चाहिए कि मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कि वहां बाबरी मस्जिद की शहादत की तरह गुंडे जाकर के मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि बाबरी मस्जिद के मसले में भी सब लोग चिल्लाकर कहते गए मंदिर गिराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो वही यहां होगा। लेकिन यह बात बताइए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्लेम किया है कि कई बड़े मंदिर जो हैं वो बौद्ध मठों को गिराकर बनाए गए हैं। इस मामले में भी एक रतन सिंह ने याचिका दायर की है कि ये बौद्ध मठ है, मंदिर नहीं है। तो क्या आप सब जगह पर सर्वे करेंगे? बाबा आपका 1.5 मिनट हो गया, नहीं, बाबा ताजुद्दीन शाह की दरगाह कोई बोलेगा तो क्या आप कौन सा माहौल क्रिएट बोला? आप कह रहे हैं ये संविधान के दायरे में ये काम नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे में हो रहा। 5 सेकंड में जवाब दीजिए। एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे में नहीं है आपके अनुसार? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी वर्डिक्ट का उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट कानून का दुरुपयोग कर रहा है। हम इससे डिसएग्री करते हैं। आखिरी सांस तक हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। ओके, बिल्कुल गलती हो सकती है, बहुत से फैसले पलटे जाते हैं हाईकोर्ट के, इसमें नहीं क्या बात जाते हैं। जज ने फैसला दिया नहीं मालूम, दबाव में दिया, क्या सोच करके दिया, किस बुनियाद पर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें गौरव भाटिया संविधान पर विश्वास है, रिजवान अहमद भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। दबाव में अदालत के रिजवान अहमद अदालतें दबाव में फैसला दे रही हैं। जो बात शादाब चौहान कह रहे हैं ये तो एक नई प्रणाली खोल रहे हैं। नहीं, दबाव शब्द खैर गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसा शादाब बोल रहे हैं कि हायर कोर्ट में जाने का अधिकार है, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन एक बात बस इसमें ऐड कर दूं, बार बार ये बात आती है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नीचे मंदिर तो नहीं था,
भाई मंदिर से अगर स्थापित मूर्ति को हटा दो तो वो मंदिर तो रह नहीं जाता। अपनी बाबरी मस्जिद के नीचे मुसलमान कहते थे कि वो वर्जिन लैंड पर बना है, साफ सुथरे लैंड पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उसके नीचे जो 38 पिलर निकल के आए, मानव निर्मित दीवारें निकल के आई, वो क्या था फिर? मुसलमानों के हिसाब से वो क्या था भाई? अगर मंदिर नहीं था, कोई धर्मशाला था, मंदिर था, सभागार था, गौशाला था, पर ये तो तय है ना कि वो तुम्हारा नहीं था। मंदिर था नहीं था चलो छोड़ो, लेकिन जो मस्जिद के नीचे से निकला वो किसका था ये तो बता दो भाई। तो अभी आपको डर यही है कि जैसा राम मंदिर में हुआ, एएसआई का सर्वे हुआ और मंदिर के अवशेष वहां पे नजर आ गए, क्या डर यही है कि यहां पर भी सर्वे होगा तो कोई अवशेष नजर ना आ जाए? अगर मंदिर के अवशेष नहीं होंगे तो मस्जिद के अवशेष, मस्जिद के प्रमाण मिल जाएंगे। तो इसमें सांच को आंच क्यों होनी चाहिए? ये मैंने भी पहले भी आपसे सवाल पूछा, शादाब 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि मंदिर के गिराने का कोई प्रमाण नहीं है, और हां मस्जिद को गुंडों ने गिराया, उसके वीडियो एविडेंस बन भी रहा है। दूसरी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि हिंदू मंदिरों की जांच हो। क्या उनको भी बौद्ध मठ गिरा करके बनाए गए? मराठाओं ने कब्जा किया गया? मतलब मैं ये कहता हूं, मैं कोई हिंदू धर्म का जानकार नहीं हूं बड़ा, मैं बिल्कुल जानकार नहीं हूं, ना मैं इस्लाम धर्म का बड़ा जानकार हूं, लेकिन बद्री विशाल का मंदिर है वो, और बद्री विशाल कब से ये सोच लीजिए, ये संस्कृति कब से वो सोच लीजिए। गौरव भाटिया ने कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं, मतलब बद्री विशाल पर सवाल खड़ा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर में बैठ के कोई भी बात को बना लेंगे, उसको मान लिया जाएगा? थोड़ी लॉजिकल तो होनी चाहिए। अमीश भाई, मतलब यू आर बिलीविंग स्वामी प्रसाद मौर्य जो परसों तक बीजेपी में थे, आज सपा में चले गए, फिर पता नहीं कौन से तीसरे दल में चले जाएंगे। मेरी खबर है वो 20% से बात कर रहे हैं अगली बार चुनाव लड़ने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य इज मोर क्रेडिबल और बद्री विशाल इज मोर क्रेडिबल। क्या बात करते हैं आप? मीडिएटर हैं। नहीं, मैं क्या मीडिएटर? वो तो इधर उधर घूम रहे हैं लगातार अपनी दुकान चलाने के लिए, लेकिन आपके दोस्त है वो, आपके दोस्त है वो, मेरे तो सभी दोस्त है सर। पत्रकारों के तो तमाम नेता दोस्त होते हैं, तमाम नेता दोस्त हैं। आप भी मेरे मित्र हैं, गौरव भाई भी मेरे मित्र हैं। मैं तो आप दोनों को बड़ा देखना चाहता हूं। मैं तो गौरव भाटिया को भी लोकसभा और राज्यसभा में देखना चाहता हूं, और आपको भी देखना चाहता हूं, और आप दोनों की बहस होती हुई देखना चाहता हूं। वहां पर क्या करिएगा? वारिस भाई को देखना चाहता हूं। तो इसमें क्या है? माई ऑल गुड विशेस विद यू, बट लेट्स द फैक्ट प्रिवेल ना। फैक्ट शुड प्रिवेल, फैक्ट शुड प्रिवेल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आऊंगा रिजवान भाई आपके पास। गौरव भाटिया अच्छा देखिए अमीर जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना कोई चांस नहीं। क्या कह रहे थे जी, शांत करा लीजिए। जी मेक योर पॉइंट। हाँ, सारा चांस आप ही का है। सऊदी अरेबिया की आप वहां पे पार्लियामेंट के सदस्य बने या पाकिस्तान के बने, मेरी शुभकामनाएं। मेरे चांस की चिंता आप मत करिए, ठीक है। अमीर जी देखिए, यहां शदाब ने एक बात कही कि गुंडे ना आ जाएं और गुंडों के हवाले ना हो जाए। मैं आज शदाब चौहान को आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूं कि ये देखिए, एक ट्वीट किया था इन्होंने, फुटपाथ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था और इन्होंने लिखा जज साहब कैन सील दिस एरिया, मतलब इस स्थान को भी सील कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए, ये शिवलिंग ना हो। माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत से, कान पकड़ के माफी मांगे, क्योंकि आपने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है ये ट्वीट करके। और मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा कि इनकी जो धार्मिक आस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाए या इनकी आंख से खून के आंसू निकले। मैं केवल इतना ही कहूंगा, रूल ऑफ लॉ ये होता है अमीर जी। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2022 में क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिवलिंग वहां पे पाया गया है, उस स्थान को सुरक्षित करें। वहां पे इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। आज उच्च न्यायालय ने कहा सर्वे कराओ। एएसआई ने हलफनामा दिया कि हम वहां पे सर्वे करेंगे
और जो ढांचा है वो सुरक्षित रहेगा, वो खंडित नहीं होगा। ठीक है, आज ढांचे की चिंता उनको हो गई जिन्होंने मंदिर तोड़ा, पहले मेरे को बोलना है, ढांचा ध्वस्त करने का प्रयास किया। मैं पहले अपनी पूरी बात करूंगा, उसके बाद बोलिएगा। पहले मैं बोलूंगा, प्लीज, पहले मैं बोलूंगा। नहीं, पहले इनका आवाज बंद करो, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद ये बोलेगा। पहले मैं बोलूंगा। इन्होंने मुझको धमकी दिया है कि उखाड़ के फेंकेंगे, तुमने बोला उखाड़ के फेंकेंगे। 24 घंटे का टाइम देता, उखाड़ के दिखाओ, उखाड़ के दिखाओ 24 घंटे में। चलो टाइम दिया। अरे सुनो मेरे भैया, फेंक दूंगा। तुम्हारी राजनीतिक हैसियत 2 सीटों की है, जनता ने उखाड़ी तो दिया, और क्या उखाड़े बताओ? नहीं चल रही है लोकतंत्र में उखाड़ना क्या होता है? काम करो। लोकतंत्र में उखाड़ना इसी को कहते हैं कि औरंगजेब की मजार पे जाने लगे, भारत में रह के भाषा की मर्यादा रखी जाए दोनों तरफ से। अरे तुम जैसे 36 चले गए, जनता ने तो ऐसा उखाड़ा। गणपति बप्पा मोरया बोला था ना, जेब में उसके बाद कहाँ चले गए? माफी मांगी, आई एम सॉरी। आपको गालियां याद है 15 करोड़ है, 100 करोड़ में भारी है। उसके बाद 1 साल तक डेली गालियां खा रहे हो, डेली गालियां खा रहे हो, मगर फिर भी गाड़ी चमड़ी। अरे काय के वकील, अरे किस एंगल से वकील? सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं चली, एक हाई कोर्ट में भागे थे। अच्छा बताओ, 1 साल। अच्छा मेरा निवेदन है, एक सेकंड। चलो यार, गणपति। अच्छा मेरा निवेदन है, एक एक करके बोले। मेरा निवेदन है, एक एक करके बोले। आपने गौरव भाटिया अपनी बात को रख लिया, वारिस पठान आप अपनी बात को रख लीजिए 40 सेकंड को। और लेट्स नॉट गेट पर्सनल टू एनीवन। उन्होंने पॉलिटिकली उखाड़ने की बात करी थी, किसी और वे में नहीं करी थी। व्हाट आई अंडरस्टूड। मेक योर पॉइंट, वारिस पठान। अरे अमीश भाई ने बीच में नहीं बोलना। अमीश भाई, आप साइड बैठो, बीच में नहीं बोलना। अरे साइड का कार्यक्रम मेरा, ये क्या भाषा है? साइड में हटो, बीच में मत बोलना। आपने मेरा आवाज कम क्यों किया? बिल्कुल आपकी आवाज खुली हुई है तब से। चलिए बताओ, मेरा आवाज क्यों बंद? अरे आपकी आवाज खुली हुई है तब से। बड़ा वकील है क्या वो? अरे आपकी आवाज खुली हुई है तब से, और आप कह रहे हो कि एंकर साइड में हट जाए। ये कोई गुंडा पार्टी थोड़ी हो रही है। कॉर्पोरेटर था, एमपी था, क्या था? यू मेड कैसा बोला कि उखाड़ के दिखाएगा? उखाड़ के दिखाओ। पॉलिटिकली ओके गौरव, मैं बोलूंगा, उनको नहीं बोलने दूंगा। पहले मेरी बात, पहले मेरी बात सुने ही जाएगी। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात बोलने दिया जाएगा। मैं कोई भी आप अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए। अपनी बात रख रहा था, मुझे बीच में कोई अगर बोले तो अमीश भाई आपका फर्ज बनता है रोकने का। मैं तो रोकता हूं सबको। आप अपनी बात, मीडिया वारिस पठान आप अपनी बात को रखिए। मैं मेरी बात रखने आया हूं, प्लीज। लेकिन जब कोई मुझे धमका रहा था, आपको चुप कराना था ना कि हम धमकी से डर जाएंगे। डरते किसी के बाप से नहीं है। ऐसे 36 को मैं जेब में रख के। अच्छा ठीक है, क्यों किसी के बाप तक जाना, क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना टेलीविजन स्क्रीन पे? आप अपनी बात को रखिए ना। उन्होंने पॉलिटिकली उखाड़ने की बात करी थी। ओके, यू मेक योर पॉइंट, काम डाउन वारिस पठान। यू आर अ सीनियर लीडर ऑफ योर पार्टी। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। मेरा निवेदन है आपसे, मेक योर पॉइंट हम्बली। सीनियर लॉयर भी हूं और उनसे बड़ा वकील भी हूं। मेरा बोर्ड और उनका बोर्ड दिन का चेक कर लो, किसके पास ज्यादा मैटर है, समझ में आ जाएगा हिसाब किताब। अब सुनो मेरी बात। मैं बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ऑर्डर दिया है क्या? वहां पे तो कल मैटर सुबह में यदि होने वाला एएसआई का सर्वे, पाशा साहब ने स्टेटमेंट दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उन्होंने ईमेल दायर किया है। अब बाकी है, देखेंगे। हम तो कायदे कानून पे यकीन रखते हैं, कायदे कानून पे भरोसा है। जो सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर रहेगा, सबको मानना है, इनको भी मानना है। मगर हमारा मानना ही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप आज तक एग्जिस्टेंस में है, उसको हटाया नहीं है। ठीक है, यू मेक योर पॉइंट। वो हटाया नहीं है, उसको क्यों आया था? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, आपकी बात हुई। अब गौरव भाटिया, यू मेक योर पॉइंट एंड आई, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नो पर्सनल कमेंट्स, माय पर्सनल एंड हम्बल रिक्वेस्ट। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। गौरव भाटिया जी, आपको साइड हटा दिया गया था। आपको साइड हटा दिया गया था। मैं किसी के कहने से मैं साइड नहीं हटने वाला। मैं यही हूं, मुस्तैद हूं और जनता की आवाज को उठाता रहूंगा। बोलिए। आप भी हटवाना चाहते हैं, वो भी हटवाना चाहते हैं, सब हटवाना चाहते हैं। मैं ही माध्यम हूं। भैया हमारे को तो अच्छे लगते हैं आप जितने भी कड़वे सवाल पूछे, आप बहुत अच्छे एंकर हैं। मैं तो कभी नहीं हटाना चाहता आपको अमित जी। अब मैं एक बात बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जब हमने कहा कि उखाड़ देंगे, राजनीतिक तौर पे उखाड़ने की बात हुई। और क्यों कहा? ये वो पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिमीन है, सर तन से जुदा के पोस्टर लगाती है और केवल सांप्रदायिकता फैलाती है। भारत की जनता ने इन्हें उखाड़ ही तो दिया है। 2 सीटों पे है ये, 2 सीटों पे। और ये विधायकी का चुनाव खुद हार गए थे। इनके लॉयर ऐसे हैं, इनको ये भी नहीं पता। सीनियर लॉयर ब्रीफ है, बता रहे हैं। सीनियर लॉयर जो बनता है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करता है। और ओएसी जी के बारे में एक बात बोल दूं, आपके चैनल पे बोल रहा हूं,
अगर शिवलिंग को फुफारा कहा, ठीक है, यू मेड योर ओवैसी जी पॉइंट, ने, तुम यू तो मेड योर बिल्कुल पॉइंट। जनता ओके, उनको जियाई साहब उठा भी के है, और स्वामी सागर दीपांकर में 20 फेंक सेकंड, देंगे। शार्प 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, स्वामी दीपांकर। हम लोगों के साथ जागती है, मगर फिर भी कह रहा हूं, माफी चाहता हूं मैं फिर भी कह रहा हूं, मेरा कंसर्न है। एक बात रिजवान भाई ने कही थी कि मूर्ति हटा दीजिए तो वो दिखेगा नहीं मंदिर है, मगर जहां एक बार देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अंतिम क्षण तक वो मंदिर रहता है। और जिस और आप एएसआई सर्वे के पक्ष में हैं? दादा, आप मेरा भाई है कि कुछ दबाना चाहता है, क्या है जिसे छिपाना चाहता है? दैट्स द पॉइंट। जियाई साहब, आप एएसआई सर्वे के पक्ष में नहीं है, क्या आपको लगता नहीं है जांच अगर होगी तो आंच क्यों है? 10 सेकंड जियाई साहब, माफी चाह रहा हूं, आपके पास कम आ पाया मैं। देखिए, बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दूं अमीश भाई, हिंदुस्तान में कानून है और कानून का सर्वोपरि रहेगा और उसका सम्मान होना चाहिए। और लेकिन एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि महाराज यहाँ बैठे हैं, महाराज हमेशा अमन और शांति की बात करते हैं। आज हम लोगों को मिलकर के मुल्क के अंदर में जो आतिशजदगी हो रही है, मुल्क के अंदर में जो नफरतें हैं, उसे ख़त्म करने के लिए हम लोगों को मीठे बोल को बोलने होंगे और प्यार मोहब्बत से और अमन और शांति के साथ कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी और कानून साजी के साथ साथ में कानून जो फैसला होगा उस पर हमें करना होगा। इसमें मेरा भी पूर्ण समर्थन है कि मीठे बोल बोलिए और अपना आपा नहीं खोना चाहिए। लेकिन और अब बात मॉडर्न एज की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। व्यूअर्स, एकता की शक्ति से निपटने के लिए अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। भारत से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले में भेद कर लड़वाया, भारत में पाकिस्तान वाले नासूर को जिंदा करवाया, हवा दी, हिंदुओं की जातियों को छोटे और बड़े, उच्च और तुच्छ के पैमाने में बांटकर खाई पैदा कर डाली। अंग्रेजों की लगाई वो आग आज तक धधक रही है, क्योंकि तब की जातियों वाली खाई आज तक वोट बैंक वाले गोते लगा रही है। आज ये सारी बातें मैं आपको व्यूअर्स इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि देश के कई सियासी दल जाति आधारित जनगणना की पैरवी कर रहे हैं। बिहार में तो मामला अदालत तक पहुंच गया। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर 6 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है कि बिहार में अब जातिगत जनगणना होगी। बिहार सरकार का तर्क है कि इस जनगणना के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किस जाति को सरकार से कितनी मदद की आवश्यकता है। देखने और सुनने में तो यह आइडिया बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है, लेकिन इनके ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो सारी धुंध साफ हो जाती है। 1971 में इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, उन्हें बंपर सीटें मिली, लेकिन गरीब और गरीबी के हालात कभी नहीं सुधरे। फिर मंडल कमीशन वाला दौर आया। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू तो हो गई, लेकिन इसके साथ कई राजनीतिक दलों का उदय भी हुआ। कोई खुद को दलितों वाला दल बताने लगा, कोई ओबीसी की राजनीति का सूरमा बन गया। कुछ पार्टियों ने एससी एसटी वाली आबादी पर नजरें गड़ा ली, यानी सबकी अपनी विचारधारा और वोट बैंक वाली दुकान सज चुकी थी। लेकिन 2014 के बाद जनता ने इस पैटर्न से वोट किया। उससे सालों पुरानी वोट बैंक की मठाधीशी टूटती हुई दिखी, क्योंकि दलितों, पिछड़ों, एससी एसटी ने उस दल को जमकर वोट किया जिस पर स्वर्णों की पार्टी होने का ठप्पा था, यानी बीजेपी पर। शायद इसलिए अब इस वोट बैंक को वापस पाने के लिए हाइब्रिड तरीका तलाशा गया है, यानी जातिगत जनगणना, ताकि उन जातियों में यह संदेश पहुंचाया जा सके इसकी पैरवी करने वाली राजनीतिक दलों को उनकी कितनी चिंता है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कल काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग में 2-2 टूक कहा था। और आज जब हम इस विषय की बात कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति क्या कहती है? सनातन संस्कृति में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, शबरी भी है, तुलसीदास भी हैं, और तो और रावण जिसका वध होता है वो ब्राह्मण था। और रावण, जब हम दशहरा मनाते हैं तो ब्राह्मण ही सारी तैयारियां करवा देता है। तो सोच के देखिए, जब ऊपर वाले ने कोई फर्क नहीं किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कोई फर्क नहीं किया, रावण को मारने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, सीख किया हो, ये बड़ा ज्ञानी पंडित है। तो सोच के देखिए हम भेद करने वाले कौन होते हैं। नमस्कार।